ओके, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल 1 सेकेंड पैरामीटर जो था सप्लाई फॉर कंसिडरेशन का एक्सेप्शन है, और उसका फर्स्ट एक्सेप्शन है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। तो यहाँ पे पता चला दो कंडीशन है ये डीम्ड सप्लाई के, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो भी ये डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, और विथ कंसिडरेशन अगर होता है तो सप्लाई होता ही होता है, तब तो कोई मतलब ही नहीं था। होता क्या है इस केसेस में कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला जो फर्स्ट, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला आईटीसी अवेल होना चाहिए उस बिजनेस एसेट पे, दूसरा परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन वायलेट होता है तो फिर ये डीम्ड सप्लाई में नहीं आएगा। ओके, अब आईटीसी अवेल होना चाहिए क्या हुआ? मतलब आपके पास एसेट के केस में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जीएसटी कंपोनेंट पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप जीएसटी कंपोनेंट पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 रुपये का एक एसेट था और 18% इस पर जीएसटी रेट था, तो एसेट का कॉस्ट हो गया ₹118। अगर इस ₹118 पे अपना जो रिसिपिएंट है, जो आईटीसी जिसने एसेट खरीदा है, अगर वो डिप्रिसिएशन क्लेम करता है होल अमाउंट पे, पूरे के पूरे 118 पे, तब तो ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वायलेट हो गया वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। लेकिन अगर ये रिसिपिएंट 18 रुपये का आईटीसी क्लेम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये क्रेडिट होता है, ठीक है, तो उस केस में अगर ये एसेट का ट्रांसफर हुआ तो चाहे विथ कंसिडरेशन हो चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, आपको सप्लाई एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल होगा और वो सप्लाई माना जाएगा। ओके, दूसरा क्या बोला? सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business। अब ये क्या है? रिलेटेड पर्सन हम नीचे एनालिसिस में समझेंगे, और डिस्टिंक्ट पर्सन भी हम नीचे एनालिसिस में समझेंगे। अब अभी समझने के लिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये मिस्टर ए था, ये मिस्टर बी था, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को विदाउट कंसिडरेशन गुड ट्रांसफर किया। ओके, अब जो मिस्टर बी था ये रिलेटेड पर्सन था, नहीं समझे? मान लीजिए ये मिस्टर बी मिस्टर ए का सन था। इस केस में कंसिडरेशन मिस्टर बी से मिस्टर ए के पास नहीं गया, लेकिन इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, हाँ, शर्त यह है कि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मिस्टर बी के पर्सनल पर्पस के लिए दिया गया। अगर मिस्टर बी के पर्सनल पर्पस के लिए दिया गया तो ये जो इंसान है ना, इसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा उस गुड के लिए। ठीक है, उस गुड्स पे ये आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, ये ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, विदाउट कंसिडरेशन है, उस केस में ये आईटीसी क्लेम कर सकता है, नो प्रॉब्लम।
बस शर्त क्या है कि आप विथ कंसिडरेशन करें या विदाउट कंसिडरेशन करें, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये जो गुड है ना, इसका वैल्यूएशन अलग तरीका से होता है। ये वैल्यूएशन क्या है इसका, आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़िएगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, रिलेटेड पर्सन क्या है, ये हम एनालिसिस के टाइम विस्तार से समझेंगे, ठीक है। हाँ, ये प्रोवाइडेड डेट क्या है, देखिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है, ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। बट कहा गया प्रोवाइडेड डेट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, मतलब अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का कोई भी गुड्स या सर्विस देता है तो वो यहाँ कवर नहीं होगा, क्योंकि है तो रिलेटेड पर्सन, दोनों का दोनों रिलेटेड है। जब रिलेटेड है तो ऊपर वाला जो क्लाउज था उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए था कि सप्लाई हो जाता विदाउट कंसिडरेशन भी। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा 50,000 तक, हाँ इससे एक्सीड करेगा तो सप्लाई होगा, विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन नो प्रॉब्लम, सप्लाई माना जाएगा। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स by a principal to his agent where the agent undertake to supply such good on behalf of principal, by an agent to his principal where agent undertake to receive such good on behalf of principal। ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मान लीजिए एजेंट है, ये प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल इसे कोई सामान देता है या एजेंट इसके बिहाफ पर कोई सामान लेता है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एजेंट को मान लीजिए कि ये जूते का शूज का बिजनेस करता है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपने जूते बेचने के लिए ट्रांसफर किया, उस केस में भी विदाउट कंसिडरेशन ऑब्वियस सा बात है, आप अपने एजेंट को सामान देते हैं और कहते हैं कि बेचो, बेचने के बाद जो बचेगा वो वापस कर देना, ठीक है। उसी तरह से अगर एजेंट आपके बिहाफ पे कुछ रिसीव करने का बात करता है, मतलब आपको कुछ खरीदना था तो एजेंट आपका गया और वो सामान लेके आया, ठीक है। अब इस केस में सप्लाई माना जाएगा, लेकिन इसमें एक और शर्त है। शर्त क्या है ना, जो इनवॉइसेस जनरेट होगा ना वो एजेंट के नाम पे होना चाहिए। अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइसेस जनरेट नहीं होते हैं तो फिर ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, और इसका वैल्यूएशन भी अलग तरीके से होता है, और ये भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इसका काहे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों जगह पर है, ये एक्सेप्शन दोनों जगह पे है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी और यहाँ पर भी कंसिडरेशन वाले केस में भी। होता क्या है ना कि जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, अगर ये फॉर कंसिडरेशन है तब तो कोई मतलब ही नहीं था कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं था, ठीक है। लेकिन इसी का छोटा भाई समझ लीजिए एक तरह से, वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। अब जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन होगा ना, तो उस केस में दो कंडीशंस हैं, अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर ये डीम्ड सप्लाई में नहीं आएगा। पहला कंडीशन क्या है, ये जो सप्लायर है, मतलब जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जो पर्सन है वो रिलेटेड होना चाहिए, या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए, ठीक है।
अब ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है ये भी हम नीचे जानेंगे, ठीक है। और दूसरा शर्त है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ आप सोचिए। इसका मतलब ये हुआ अगर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसी रिलेटेड पर्सन से हुआ है तो उस केस में ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। शर्त है विदाउट कंसिडरेशन। अगर विथ कंसिडरेशन हो गया ना तो कोई मतलब ही नहीं है। रिलेटेड पर्सन है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, अनरिलेटेड पर्सन है, एसोसिएट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में तो आपको कुछ नहीं सोचना कि सप्लायर कौन है। सप्लायर इररिलेवेंट है उस केस में, पर इस केस में आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा? पहला, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए जो हमारा सप्लायर है, या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए जो हमारा सप्लायर है, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मिस्टर ए है जो मिस्टर बी का सन है, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी का सन है, ठीक है। तो अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को सर्विस देता है विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पे, तो उस केस में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। अगर मिस्टर ए सेम कंडीशन सर्विस देता है मिस्टर बी को और यहाँ पर कंसिडरेशन है तो अब फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर बी पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है या फिर बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा है। समझिए। तो जब भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं, कभी कुछ मतलब कुछ दिमाग में लाना ही नहीं है। सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, कोई मतलब। कंसिडरेशन है, काम खत्म। कंसिडरेशन नहीं है तब सोचना है। कंसिडरेशन नहीं है और मिस्टर बी ने अपने रेसिडेंशियल हाउस बनाने के लिए सर्विस लिया है, टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व होने पे बिजनेस पर्पस होना जरूरी है, ठीक है। अब एनालिसिस पार्ट में आते हैं जो कि पूरा झप चुका है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है और हो सकता है कुछ कुछ गलतियां मैं कर दूं पढ़ाने में क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, तो कृपया उसे बता दीजिएगा, मैं सही कर लूँगा। ओके। अब देखिए पहला वाला केस जो भी पढ़ा हमने, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, क्या कंडीशन था? आईटीसी अवेल होना चाहिए और परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब लीज रेंट पे ट्रांसफर ना किया होगा, लीज पे दिया है, परमानेंट। ओके। अगर आपने आईटीसी अवेल किया, जीएसटी कंपोनेंट पे डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है, आपने क्या किया है? आईटीसी अवेल किया है, ठीक है। कुछ केसेस हैं जहाँ आईटीसी ब्लॉक होते हैं, जैसे कि आप मोटर व्हीकल में पढ़िएगा आके, तो मोटर व्हीकल के केस में ना आईटीसी ब्लॉक होता है। कंडीशंस हैं कुछ। यहाँ जब आईटीसी ब्लॉक्ड होता है ना, मतलब आईटीसी क्लेम कर ही नहीं पाएगा। इन केसेस में तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन आईटीसी अवेल होना चाहिए, यही वायलेट हो गया। जब ब्लॉक है तो अवेल कहाँ से करेगा, ठीक। देखिए आप पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ट्रांसफर डिस्पोजल और बिजनेस एसेट परमानेंट होना चाहिए और आईटीसी अवेल होना चाहिए, ठीक है। और देखिए नीचे बताया हुआ है आपको, कवर्ड नहीं होगा, विल नॉट बी कवर्ड विद इन दिस पैरा, thus विल नॉट बी डीम्ड एज सप्लाई बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक्ड। एंड बिजनेस एसेट एलिजिबल था बट क्लेम नहीं किया गया। वही डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं आप जीएसटी कंपोनेंट पे। आया समझ में? तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक।
अब देखिए, हाँ बताया गया कि बिजनेस एसेट स्पेसिफिक डिफिनेशन कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट एक्वायर्ड प्राइमरली फॉर बिजनेस पर्पस. These assets can be grouped into various categories, including current and non-current, short-term, long-term, operating, capitalized, as well as tangible, intangible. Okay. अब देखिए, ध्रुव जो है ओल्ड लैपटॉप being used in his business to his friend free of cost. अब ये क्या होगा? This will qualify as supply provided that input tax credit avail. अगर इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है तो होगा। अब हाँ, एक और चीज़, अगर ध्रुव अपना ओल्ड लैपटॉप, ये नहीं होता यहाँ पर, मतलब मेरे पास लैपटॉप है, मैं कोई बिजनेस नहीं करता, मैं अपना लैपटॉप किसी को बेच दूँ तो वहाँ पर नहीं है, क्या है? बिजनेस एसेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? बिजनेस एसेट। वो एसेट बिजनेस का होना चाहिए, ठीक है। अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए मोटर व्हीकल, ये आगे पढ़िएगा, सेक्शन 17(5) है, आईटीसी वाले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ब्लॉक होता है, कंडीशंस होते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ब्लॉक हो जाता है, उसमें कुछ कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, उसी टाइम ध्यान दिया जाएगा। तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एज द कंडीशन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस एसेट ट्रांसफर इज नॉट फुलफिल्ड। आईटीसी अवेल ही नहीं किया है, आईटीसी अवेल नहीं किया है तो ट्रांसफर पे जीएसटी क्यों लगेगा, ठीक है। अब देखिए, ये समझिए, बिजनेस एसेट फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी फॉर नील कंसिडरेशन, ये इसी केस के लिए लाया गया था जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर देती है एसेट, ठीक है। आईटीसी अवेल कर लिया, वी हैवी आईटीसी, क्योंकि कैपिटल एसेट सस्ता तो होता नहीं है, कॉस्टलियर ही होता है। उसके बाद इसको होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया या सब्सिडरी ने होल्डिंग को कर दिया, ये वाला केस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे केसेस यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब आया मेन, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। शर्त यही है, अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तो कृपया करके इसे डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाए, ठीक है। अब रिलेटेड पर्सन क्या है उसके बारे में समझते हैं। A person who is under influence of another person is called related person, like member of same family, subsidiary of a group company, ठीक है। Under GST law, various category of related person have been specified. The term related person has been defined in explanation section 15. The said definition has been duplicated by way of diagram. तो पहला क्या है? सच पर्सन और ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे का ऑफिसर और डायरेक्टर है, ठीक है। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, ठीक है। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अभी देखा हमने 50,000 तक तो यहां पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल ओन होल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली more than 25% या equal to 25% voting stock share of both of them. One of them control directly indirectly the other. A third person control directly indirectly both of them. Such other person together control directly indirectly a third person. Such person are member of same family. Family क्या है ये समझ लीजिए। एक इंडिविजुअल के केस में फैमिली का मतलब होता है स्पाउस एंड सन, फर्क नहीं पड़ता ये डिपेंडेंट है, मतलब सन डॉटर दोनों कवर होगा, फर्क नहीं पड़ता ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इसके अलावा और जो थर्ड में आते हैं वो हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स,
ब्रदर एंड सिस्टर, ये होली या मेनली डिपेंडेंट होने चाहिए। होली या मेनली मतलब 100% डिपेंडेंट या फिर मोर देन 50%। ओके, मेनली डिफाइंड नहीं है कहीं एक्ट, तो आप मानिए मोर देन 50% अगर डिपेंडेंट है तो वो रिलेटेड पर्सन है। समझिए, वन ऑफ देम इज सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसाइनर ऑफ द अदर। अब ये क्या हुआ, होता है ना, ये एजेंट है, मान लीजिए ये बंदा, ये मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल सबके लिए काम कर रहा है, तो इस केस में ये सोल एजेंट नहीं है। लेकिन अगर ये बंदा सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए के लिए काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए के लिए सप्लाई करता है, सप्लाई लेता है, जो भी है सिर्फ मिस्टर ए के लिए करता है, अगर ये बंदा सिर्फ मिस्टर ए के लिए करता है ना, तो भी ये रिलेटेड पर्सन में आएगा। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल का मतलब क्या होता है ये समझिए ए लिमिटेड कंट्रोल करता है बी लिमिटेड को, इस केस में डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश है, समझे। लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या होगा, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करता है और बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल करता है, तो इनडायरेक्टली ए लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है। आया समझ में? ओके, आगे समझते हैं। MS Priya hold 30% शेयर ऑफ ABC लिमिटेड एंड 35% शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड। तब समझ गए, 25% और मोर, 25% और मोर ABC लिमिटेड का, 25% और मोर XYZ लिमिटेड का, तो ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड एक रिलेटेड पर्सन होगा। ओके, Q Limited has deciding role in corporate policy, operation, management and quality control of R Limited. It can be said that Q Limited control R Limited. क्यों? डायरेक्टली कंट्रोल, अभी जो हमने पढ़ा डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। Thus Q Limited and R Limited are related. समझिए, अब इनके बीच में जो भी सप्लाई होगा विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। बस शर्त क्या है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक। अब डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, सेक्शन 25, ठीक है। तो डेप्थ के लिए तो बोला है, वहां बताया गया, लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं शॉर्ट टर्म। होता क्या है, मान लीजिए ये स्टेट ए है, ठीक है। अब स्टेट ए में एक एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, बी लिमिटेड। अगर बी लिमिटेड का दूसरा एस्टेब्लिशमेंट भी इसी स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट भी रजिस्टर्ड है सेम स्टेट में, अगर दो एस्टेब्लिशमेंट दो जीएसटी नंबर के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये बस यहाँ पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में शो किया गया है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आप आगे पढ़ेंगे। होता क्या है, प्रिंसिपल प्लेस मतलब जहाँ से वो प्रिंसिपली अपने आप को बोलता है कि हाँ यहाँ मैं हूँ, यही मेरा परमानेंट स्थान है ये, और बाकी जो ब्रांचेस सेम स्टेट में होते हैं उसे वो एडिशनल प्लेस बोल सकता है। उस केस में ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगा। आया समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर सेम स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं आपने तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है। दूसरा, मान लीजिए ये स्टेट बी है और यहाँ भी कोई एस्टैब्लिशमेंट है। अब ऑब्वियस सा बात है, हम लोग आगे पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, कि अगर आपका एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया तो आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है,
जहाँ से भी आप बिजनेस करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आप होली एग्जम्प्ट सप्लाई या होली नॉन जीएसटी सप्लाई, मतलब यहाँ मान लीजिए सिर्फ पेट्रोल पंप है तो इसको जीएसटी लेने का जरूरत नहीं था। ठीक है, तो ये हो सकता है ना कि होली एग्जम्प्ट हो, होली नॉन जीएसटी सप्लाई हो, तो कहा गया कि ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ठीक है, और इसको किया गया सप्लाई, इसको किया गया सप्लाई, ये सारे के सारे डीम्ड सप्लाई में आएंगे, चाहे विथ कंसिडरेशन हो चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इसका वैल्यूएशन हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे, जहां वैल्यूएशन का सीक्वेंस है इसका दिया हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। ठीक है, अब यहां का बंदा तो रजिस्ट्रेशन लेगा नहीं, मतलब वो तो बोलेगा ना कि जीएसटी एक्ट ये क्या होता है, हमारे यहाँ ये नहीं चलता। ठीक है, तो ये वाला बंदा जो है ना, ये भी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये बंदा तो हमेशा अनरजिस्टर्ड ही रहेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन रहेगा नहीं। ये जो एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर होगा ना, ये भी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। हाँ, एक और चीज़ समझ लीजिए, आगे पढ़िएगा। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ब्रांच है। अगर ये ब्रांच है तब तो ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई सब्सिडरी कंपनी है, मतलब ये जो कंपनी है यहाँ रजिस्टर्ड है, इसके अपने एक्ट के अनुसार जो भी है, अब ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, अब ये सेपरेट एंटिटी माना जाएगा जीएसटी एक्ट में। सेपरेट एंटिटी अगर सब्सिडरी है तो। अब आप कहिएगा कि सेम स्टेट में भी सब्सिडरी है तो वो क्या माना जाएगा, तो यहाँ तो भैया पैन ही डिफरेंट है, इसका पैन अलग, इसका पैन अलग। जब पैन ही अलग तो पर्सन अलग, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जीएसटी नंबर इन्हें मिलेगा, उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नंबर में 10 डिजिट पैन जो रहता है बीच में, इन दोनों का तो पैन ही अलग हो जाएगा। तो कंपनी और अगर सब्सिडरी है तो वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, वो सेपरेट माना जाता है जीएसटी एक्ट में। हाँ, ब्रांच है, ऑफिस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो सारे चीज जो हैं वो आपके एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन में आएंगे, कंपनी और सब्सिडरी नहीं। ठीक है, अब आप ये पढ़ सकते हैं, सेम है। अंडर जीएसटी लॉ सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियस सही बात है, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन होता है क्योंकि हर स्टेट को अपना रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, he has to obtain registration in every state UT from where he make taxable supply। देख रहे हैं, जहां से वह टैक्सेबल सप्लाई करता है। अगर होली एग्जम्प्ट सप्लाई करेगा ना, कोई मतलब नहीं है, मत लो रजिस्ट्रेशन, करो होली एग्जम्प्ट सप्लाई। पेट्रोल पंप वाले जो भी बंदे सुन रहे हो, पेट्रोल पंप, सिर्फ पेट्रोल पंप है आपका, कोई जरूरत नहीं लेना जीएसटी, एक्ट ने बोल रखा है। ठीक है, प्रोवाइडेड हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड ए स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कि 20 लाख है। ठीक है, thus he is not required to obtain registration from a state duty from where he make non taxable exempt supply। देख लिया, बोल दिया ना, पेट्रोल पंप वाले कोई मतलब नहीं, मतलब जीएसटी। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन जो है पैन बेस होता है, मालूम है। Once a supplier is liable to register, he has to obtain a registration in each of the state duty in which he operate and make taxable supply under the same PAN, same PAN। ठीक है, same PAN। Further, he is normally required to obtain single registration in a state duty. However, where he has multiple places of business in a state duty, he can get a single registration for said state duty। He may also get separate registration, जो ही बताया मैंने आपको।
अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, सेम स्टेट में भी। और स्टेट के बाहर और इंडिया के बाहर तो दोनों केस में वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है। रजिस्ट्रेशन लो ना लो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। सेम स्टेट में बस ये रिक्वायरमेंट है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है सेम स्टेट में, दो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आप कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई करो, भेजो सामान यहाँ से वहाँ अपने दूसरे ब्रांच पे, कोई मतलब नहीं, कोई सप्लाई नहीं होगा। लेकिन जहाँ ये रजिस्टर कर लिया दोनों को अलग अलग नंबर से, फ्री ऑफ कॉस्ट भी भेजोगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भी जीएसटी पे करना है डीम्ड सप्लाई में। हाँ वो अलग बात है, इसे आईटीसी मिल जाएगा, फिर ये फर्दर सप्लाई करेगा तो फिर ये अपना आईटीसी क्लेम करके। देखो जीएसटी का लायबिलिटी तो बेसिकली सप्लायर पे पड़ता ही नहीं है, अगर सही से करे तो, चोरी चकारी वाला काम ना करे तो, सही से करता हो, कस्टमर से जीएसटी लेता हो, जीएसटी पे करता हो, अपना आईटीसी पूरा का पूरा अवेल करता हो सही तरीके से, कोई बर्डन नहीं है तुम्हारे ऊपर। हाँ कंप्लायंस का बर्डन है, उसके लिए अच्छे प्रोफेशनल चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो मोर और लेस वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन वेदर विद इन द सेम स्टेट और इन डिफरेंट स्टेट आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। बोला अगर सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन अलग है, दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो आगे लिखा है, where a person having one registered establishment in a state duty has another establishment in different state duty not necessarily registered। तो दूसरा स्टेट वाला है ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन का कोई जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड हो ना हो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाए, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, तो 3 लोग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। कौन? एक तो हुआ सेम स्टेट, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा हुआ डिफरेंट स्टेट। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चाहे नॉट रजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला, ठीक है। यहाँ वाले बंदे को तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो रजिस्ट्रेशन लेगा ही नहीं, ऑब्वियस सा बात है, तुम्हारा क्यों मानेगा, तुम्हारा काउंट क्यों मानेगा, ठीक है। अब ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, समझ लेते हैं एग्जांपल्स को। मोहन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली, ठीक है, ये हाउस का हेड ऑफिस देख रहे हैं दिल्ली में। He had also obtained registration in state of वेस्ट बंगाल in respect of his newly opened branch office। तो यहाँ पे देखो ले लिए, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब यहाँ से ये कुछ सर्विस इसको दे, चाहे ये इसको कोई सर्विस दे, विदाउट कंसिडरेशन दे, कोई मतलब नहीं है, सप्लाई कहलाएगा, ठीक है, शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने का जो हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल का धंधा खोलता, अल्कोहल में दारू बेचने का, तो दारू बेचने का अगर धंधा खोलता है यहाँ पे, इसको रजिस्ट्रेशन लेने का कोई जरूरत नहीं था। बट यहाँ से अगर ये यहाँ पे दारू भेजता, ऑफिस के लिए होता है ना पार्टी फंक्शन, तब ये जो दारू यहाँ भेजता ना, कोई दिक्कत नहीं था, ताकि तो नॉन जीएसटी सप्लाई था, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ से सर्विस देता ना, ये जो यहाँ से सर्विस देता, अब वो ज़्यादा सप्लाई, समझे। इसके दारू बेचने पे सप्लाई क्यों नहीं है, क्योंकि जीएसटी के बाहर है ना अल्कोहल, समझे। हाँ कोई एग्जाम्प्ट सप्लाई होता जो जीएसटी के अंदर है, तो एग्जाम्प्ट सप्लाई में टैक्स कहाँ लगने वाला, मोर और लेस इसको कोई मतलब ही नहीं था। हाँ लेकिन ये जब भी सप्लाई करता, जब भी सर्विस का अपना सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता। समझ गया। अब देखो यहाँ समझ लो, दिया हुआ है एक साथ, एन एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। अब ये तो रजिस्टर्ड होगा नहीं,
एन एस्टैब्लिशमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। ठीक है, एन एस्टैब्लिशमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर रजिस्टर्ड हो सेपरेटली तो यहाँ पर वो चीज़। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, समझ गए। अब ये देखो क्या लिखा हुआ, ऋषभ इंटरप्राइजेज और रजिस्टर्ड सप्लायर ओन अ रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र, इट हैज ओपनड अ लिकर शॉप इन रायपुर उत्तराखंड फॉर ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब इस केस में सिंस सप्लाई इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऋषभ इंटरप्राइजेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। समझ गए, नॉन जीएसटी सप्लाई क्यों लेगा रजिस्ट्रेशन, नहीं लिया। But in this case, restaurant in Maharashtra and liquor shop in Uttarakhand shall be treated as establishment of distinct person। देख रहे हो, unregistered है फिर भी establishment of distinct person है। A supply by Maharashtra restaurant to Uttarakhand shop in course or furtherance of business even without consideration will be qualified as supply। तो यहाँ से अगर कुछ भी यहाँ सप्लाई किया सप्लाई होगा। अब इसका तो यार नॉन जीएसटी है तो कुछ भेजते रहे, इस पर थोड़े जीएसटी लगेगा, क्या समझे। अब देखो स्टॉक ट्रांसफर, अब देखो स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज सप्लाई, ऑब्वियस सा बात है। अभी तो हमने पढ़ा, अभी तो पढ़ रहे तब से, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होगा अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन है सेम स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, और आउटसाइड इंडिया तो कोई मतलब ही नहीं है, रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। हाँ, कंपनी और सब्सिडी नहीं होना चाहिए, होल्डिंग और सब्सिडी नहीं होना चाहिए, इस केस में सेपरेट एंटिटी माना गया है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, देख सकते। अंडर जीएसटी दिस ट्रांजेक्शन दो अंडरटेकन विदाउट कंसिडरेशन विल ऑल्सो क्वालिफाई सप्लाई। ऑब्वियस बात है, ब्रांच ट्रांसफर स्टॉक ट्रांसफर तो विदाउट कंसिडरेशन ही होता है। तो डिफरेंट लोकेशन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम लीगल एंटिटी एज दीज आर ट्रांजेक्शन विद डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे रघुवीर फैब्रिक ट्रांसफर 1000 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू हिज रिटेल शोरूम इन दिल्ली so that the same can be sold from there. The factory and retail showroom of Raghuveer Fabric are registered in the state where they are located, although no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom constitute supply। हाँ, अब देखो यहाँ समझिए, ये रजिस्टर्ड था, ये रजिस्टर्ड था, ऐसे को दिल्ली में था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब भी ये इसको यहाँ ट्रांसफर करेगा डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन नो प्रॉब्लम। हो सकता है ना कंसिडरेशन चार्ज भी कर रहा हो, वैल्यूएशन में पढ़ेंगे। अगर कंसिडरेशन चार्ज भी करेगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या जो कंसिडरेशन चार्ज किया गया उसी को मान लिया जाएगा, ठीक है, या फिर ओपन मार्केट वैल्यू लिया जाएगा, वो वहाँ पढ़ेंगे। कंसिडरेशन मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में। विदाउट कंसिडरेशन चार्ज किया तो कोई दिक्कत नहीं था, ओपन मार्केट वैल्यू लेना था। विथ कंसिडरेशन किया तब क्या होगा, वहाँ पर एक ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो ये जब इसको किया डीम्ड सप्लाई हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर भी लखनऊ में ही शोरूम था, लखनऊ में ही इसका शोरूम था। अब इस वाले केस में क्या होगा ना, अगर ये बंदा रजिस्टर्ड होगा तभी डीम्ड सप्लाई होगा, ऐसा समझना। अगर ये बंदा अनरजिस्टर्ड होगा ना, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कहने का मतलब हुआ कि इसके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ही उसे शो कर दिया गया था। ठीक है, अगर इसी के एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में वो शो किया हुआ है तो फिर अनरजिस्टर्ड मत कहो, रजिस्टर्ड तो है ही, एक ही बस सेम जीएसटी नंबर के है, सेम जीएसटीआईएन नंबर के अंदर रजिस्टर्ड है, यही है बस। अगर सेम जीएसटीआईएन नंबर है कोई दिक्कत नहीं, करो ट्रांसफर, कोई डीम्ड सप्लाई नहीं। जब यहाँ से बाहर सामान बेचेगा ना तब सप्लाई होगा। ठीक है, मिस्टर ए को बेचेगा, बी को बेचेगा, सी को बेचेगा, डी को बेचेगा, तब सप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे देखो नीचे दिया हुआ है सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ये सप्लाई नहीं होगा।
समझ गया, लखनऊ फैक्ट्री कानपुर शोरूम को, सेम स्टेट में यूपी में है दोनों के दोनों, सिंगल रजिस्ट्रेशन है, कोई सप्लाई नहीं। ये बस सेम स्टेट के केस में, डिफरेंट स्टेट में तो फर्क नहीं पड़ रहा, रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, इंडिया के बाहर तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, हाँ ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी पढ़ोगे और चैप्टर्स में भी आएंगे। होता क्या है ना, कभी कार मैन्युफैक्चरर का देखना बिजनेस, अब इनका क्या होता है ना, ये सारे चीज़, एक कार कितनी बड़ी होती है जानते हो, मान लो ये कार है, डायग्राम अच्छा तो नहीं है बट 4 चक्का क्या ये कार है, ठीक है। अब ये जो कार है ना, इसके बहुत से पार्ट्स बनते हैं, ये चेचिस, ये व्हील्स, स्टीयरिंग, सीट, ठीक है, विंडोज़, ग्लास। अब ये सारी चीज़ खुद तो बना नहीं सकता, तो ये क्या करता है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं क्या, चक्का बनाने के, ठीक है, बॉडी बनाने के, उन्हें अपना काम बोलता है कि तुम मुझे काम करके दो, ठीक है, तो बोला ठीक है दे देंगे, पर ये बोलता है ना ढांचा मैं तुम्हें दूंगा, ढांचा मैंने कैसे बनेगा, ये मॉल्ड बना के वो देता है डिज़ाइन का, ठीक है, इसमें ऐसे 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 मॉल्ड बना रहता है, इसमें डालते हैं मैंने, पिघला के लोहा डालो या जो डालते हो, टाइटेनियम जो भी जैसे ही बनता हो कार का जो मटेरियल होता होगा, ये ढांचा ये देता है, ठीक है, वही है मोल्ड एंड डाइज, ओन्ड बाय ओईएम, तो इसे कहा जाता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओईएम, जो बेसिकली एक्चुअली में ये कार बनाने वाला है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। दैट आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू कंपोनेंट, ये लोग कौन है, जो कंपोनेंट बना रहे हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, ये है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, सिंस दे आर नॉट रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एंड देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। अब ये जो ओईएम है, ये जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की, ये जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो ढांचा है, ढांचा भेज रहा है कि इस ढांचा में बनाना है तुम्हें, ये देखो ढांचा बना हुआ है, इसमें डाला जाएगा, ढांचा बनाना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा है तो बोले यार ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा है, ये दोनों पर्सन है, तो बोला रिलेटेड पर्सन नहीं है ना, रिलेटेड पर्सन नहीं है ना, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है ना, बोला नहीं। तो जब ओईएम और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, रिलेटेड पर्सन नहीं है, मानता हूँ कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि ये जो ढांचा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही भेजेगा, ऑब्वियस सा बात है, सामान इसे बनाना है, सामान इसे चाहिए, बनाना इसे है, अब नहीं बताओगे कैसे बनना है, क्या बनाना है, तो कैसे बनाएगा, तो ये जो भेजेगा ना, यहाँ पर आप इस सेक्शन को मत अप्लाई करिएगा, क्यों, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये तो लोग समझ चुके हैं, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, 50,000 का गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, का देगा, एसी दे दिया 40,000 का, सप्लाई नहीं है, लेकिन एसी दे दिया 1,00,000 का, अब सप्लाई है, पूरा वैल्यू, ये मत समझना कि 50,000 से जो ऊपर हुआ उस पर खाली जीएसटी, पूरे 1,00,000 पे जीएसटी लगने वाला है अब तुमको, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, परक्यूजिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, परक्यूजिट क्या है, आप लोग सैलरी में पढ़े होंगे, सैलरी चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट में, परक्यूजिट, ठीक है, बेनिफिट देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सारे, उससे ही परक्यूजिट कहा गया है, ठीक है। तो परक्यूजिट में कहा गया ना, डिपेंड करता है, अगर कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था, अगर परक्यूजिट कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के हिसाब से दिया गया है तो जीएसटी नहीं लगेगा, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के बाहर दिया गया है तो वही गिफ्ट वाला सेक्शन
50,000 के ऊपर आया समझ में? ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एजेंट मैंने पहले ही बताया था, प्रिंसिपल एजेंट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फर्दर सप्लाई जो होगा ना, फर्दर सप्लाई या जो एजेंट रिसीव कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वहाँ पे जो इनवॉइस इशू होगा ना वो एजेंट के नाम पे होना चाहिए। मतलब एजेंट जब प्रिंसिपल से सामान लिया और जब फर्दर सप्लाई किया तो एजेंट ने अपने नाम का इनवॉइस इशू किया। ठीक है, जब एजेंट ने प्रिंसिपल से कोई सामान लिया बाय द वे गुड ए, ठीक है, गुड ए, प्रिंसिपल ने एजेंट से गुड ए लिया और जब गुड ए को मान लो मिस्टर बी को बेचा और यहाँ जो इनवॉइस जनरेट करना था मिस्टर बी को ये एजेंट ने अपने नाम का किया, तभी ये डीम्ड सप्लाई में आएगा। कौन सा? ये वाला चीज, प्रिंसिपल जब एजेंट को गुड ए भेज रहा है, इसका वैल्यूएशन भी या वैल्यू ऑफ सप्लाई में अलग से पड़ेगा। दूसरा, जब प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट मान लेते हैं मिस्टर सी से कोई सामान ले रहा है और मिस्टर सी जो इनवॉइस जनरेट कर रहा है ना वो किसके नाम का कर रहा है? एजेंट के नाम का। इस केस में मिस्टर सी से एजेंट को होने का पहला सप्लाई और एजेंट से फिर प्रिंसिपल को होने का सेकंड सप्लाई। समझ में आया? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स कवर है, यहाँ पे सर्विस नहीं है, ध्यान रखना, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। मतलब अगर प्रिंसिपल एजेंट को सर्विस दे रहा है ना, सर्विस दे रहा है, उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। अगर विथ कंसिडरेशन दे रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, कोई दिक्कत नहीं, सारे पैरामीटर मीट हो गए। जैसे सारे पैरामीटर मीट हो गए काम खत्म, सप्लाई हो गया, जीएसटी लाओ। बस सप्लाई ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल है ये सेक्शन। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन सबसे जरूरी है यहाँ पे। अब विथ कंसिडरेशन तो कुछ सोचना ही नहीं, तो कंसिडरेशन आ ही गया तो क्या मतलब। ठीक है, लिखा हुआ है ना, सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड वाइस वर्सा, मतलब एजेंट से प्रिंसिपल को वुड रिक्वायर कंसिडरेशन। ठीक, वहाँ पे कंसिडरेशन जरूरी है सर्विस में। गुड्स के केस में विदाउट कंसिडरेशन है, एजेंट अपने नाम का इनवॉइस जनरेट करता है या एजेंट अपने नाम पे सामान रिसीव करता है फिर तुमको देता है। ठीक है, उस केसेस में डीम्ड सप्लाई होगा। विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया गया है, देखो यहाँ पे बताया गया कंडीशन। ठीक है, कब सप्लाई होगा? ठीक है, पहला, वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई is being issued by the agent in his name, then any provision of good from principal to agent would fall within the fold of para 3। तो इसको बेसिकली आगे जब जाओगे तो हमेशा इसका रखना पैरा 3 का एजेंट। ठीक है, हमेशा आएगा पैरा 3 का एजेंट। पैरा 3 का एजेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फर्दर सप्लाई है उसका इनवॉइस कौन इशू करता है? अपने नाम पे एजेंट। ठीक है, अगर ये इनवॉइस इशू नहीं करता और ये डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस रहता, प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस, समझे, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता और यहाँ पे कंसिडरेशन मिसिंग होता। कंसिडरेशन मिसिंग होने के साथ आप जान रहे हो क्या होता? सप्लाई नहीं होता। ठीक है, थर्ड, second, however, where the invoice is issued by the agent to the customer in the name of principal, such agent shall not
fall within the ambit of para 3. समझ गए? Similarly, where the goods being procured, अब तुम्हारे behalf पे सामान लेना भी कवर था यहाँ पे, by the agent on the behalf of principal, invoiced, एजेंट के नाम पे इनवाइस है तभी सप्लाई होगा। तो यहाँ हम लोग क्या समझे? सबसे पहला चीज खाली गुड्स होना चाहिए, दूसरा चीज एजेंट के नाम पे इनवाइस होना चाहिए। ठीक, समझ गए? अगर एजेंट के नाम का इनवाइस नहीं है या गुड्स नहीं है, दोनों में से कोई भी वायलेट होता है तो फिर इस पैरा में नहीं आने का। ठीक है, तो वहां पे वही फर्स्ट क्लाउज 1 सेक्शन 7, ठीक है, क्या बोला था? 3 कंडीशन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सेकंड कंडीशन कंसिडरेशन, थर्ड कंडीशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, समझिए? यहाँ देखो डायग्राम में बता दिया है तुमको। अरे अपना जो किताब है ICAI का सबसे बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए, मेरे हिसाब से रीडिंग करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम मुझसे पूछने आते हैं लोग, मैं तो हमेशा कहता हूँ अपनी किताब खोल लो, अपने किताब में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। किसी को कॉल करने की एक रद्दी जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ पूछने के लिए। ठीक है, हर एक पॉइंट को बताया गया है, कब कहाँ लोग कैसे फंसते हैं केसेस में, क्या प्रॉब्लम्स होती है, सारे चीज़ों का हल यहीं पर है अपने बुक में। इसलिए मैं तो प्रेफर करता हूँ अपने बुक को कम से कम एक बार। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे टीचर्स के बुक अच्छे हैं, एग्जाम्स पर्पस के लिए तो बहुत अच्छे हैं, नॉलेज पर्पस के लिए अगर पढ़ना हो ना, नॉलेज के लिए अपने बुक को पढ़ो, ICAI की बुक बेस्ट है। Where the invoice is issued by the agent to customer in the name of principal, ठीक है, पैरा 3 में आएगा? नहीं आएगा, अपने नाम पे इनवाइस दिया आएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स है, देख सकते हो, सेम वही एग्जांपल। अनमोल था, भोलू को अपॉइंट किया सामान लेने के लिए उसके बिहाफ पे, भोलू गया, सप्लायर ढूंढा, ठीक है, और सेंड कर कहा भेज दो और डायरेक्टली इनवाइस अनमोल के नाम पे दे दो। अब यहाँ पे क्या होगा? पैरा 3 नहीं होगा। ठीक, वही से जो मनीमानी बैंक था, बैंकिंग कंपनी था, अपॉइंट किया मंदार को ऑक्शन करने के लिए, ऑक्शनर अरेंज किया, पोटेंशियल बिडर आइडेंटिफाई किया, सब कुछ किया, हाईएस्ट बिड हुआ, एक्सेप्ट उक्सेप्ट सब कुछ जो भी था अपना प्रोसेस हो गया। अब देखो यहाँ पे नो रोल पेड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑक्शनरिंग सर्विस दिया, ऑक्शनर जो था सिर्फ ऑक्शनरिंग सर्विस दे रहा है। हाँ, ये जो ऑक्शनरिंग सर्विस दे रहा है ना, इसका जो चार्ज होगा, इस पर जो रुपया लेगा, इस पर GST लगेगा। और कौन देगा? सप्लायर कौन है? ऑक्शनियर। तो ऑक्शनियर क्या होगा? इस पे GST एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये सर्विस पे होगा। ये दूसरा चीज़ है, एजेंट अगर आपको सर्विस दे रहा है कुछ का और उसका फी चार्ज कर रहा है ना, वो तो जो था पहला सेक्शन 7 वहाँ पे है। ठीक है, पर ये जो आपके लिए ढूंढ के लाया, ठीक है, और फर्दर जो इनवाइस था वो आपके नाम पे इशू हो रहा है, तो आप पैरा 3 का एजेंट नहीं है, डीम्ड सप्लाई वाले में कवर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये पैरा 3 का एजेंट हो जाता ना, तो जो सामान पहले ऑक्शनर को जाता ना, तो यहाँ पे होता डीम्ड सप्लाई। यहाँ पे पहले मिनामिनी बैंक जो था ये GST भरता, अपने रिटर्न में दिखाता कि इतना सामान जो है ये ऑक्शनर को भेजा गया, और फिर जब ऑक्शनर सामान भेजता ना, ऑक्शन जो जीतता उसको सामान बेचता, वहाँ पे ये दिखाता कि ये गुड बेचा गया किसको, मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, D, G जो भी है। तो ये ऐसे काम करता फिर। पर इस केस में इनवाइस जो है प्रिंसिपल के नाम पे ही था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बस वही सर्विस चार्ज पे अपना GST लगेगा और वो ऑक्शनियर पे करेगा, और जो सामान बेचा गया उस केस में जो अपना बैंक है वो अपना GST डिस्चार्ज करेगा, दिखाएगा कि मिस्टर A को सामान बेचा गया और दिस एंड दैट। ओके, अब गौतम था, एक आर्टिस्ट था, अपॉइंट किया गंभीर को ऑक्शन करने के लिए, गंभीर अरेंज किया ऑक्शन, आइडेंटिफाई किया पोटेंशियल बिडर, सब कुछ सारा काम किया। इनवाइस जो था ये इशू जो किया गंभीर किया ऑन द बिहाफ ऑफ गौतम, बट अपने नाम पे, अपने नाम पे, अपने नाम पे, अपने नाम पे। अब देखो ये पैरा 3 का कवर होगा।
देख लिया, ठीक है। A CNF agent or commission agent take possession of the good from principal and issue the invoice in his own name, अपने नाम पे। जहां अपना नाम आया ना, ये पैरा 3 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ पे भी क्या था, रवि सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कवि हु इज अ कमीशन एजेंट एपीएमसी के हिसाब से, कवि आइडेंटिफाई द बायर एंड सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ रवि। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा होगा, एपीएमसी एक्ट, द कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बाय और सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिस एंड दैट, कवि था। इनवॉइस इज इशूड बाय कवि, कवि इशू किया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैरा 3 का, ठीक है। पैरा 3 का एजेंट मतलब कौन सा एजेंट, जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करता है या प्रोक्योरमेंट के टाइम उसके नाम पे इनवॉइस इशू करता है सप्लायर, ठीक है, समझ गए। अभी डेल क्रेडे एजेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल क्रेडे एजेंट, ये डेल क्रेडे एजेंट वो बंदा है ना जो क्या करता है, सिंपली समझ लो, काफी इजी है। मान लो कि तुमने कोई सप्लाई किया, ठीक है, ए ने बी को कोई सप्लाई किया, बोला क्रेडिट पीरियड 2 मंथ, और वैल्यू जो था सप्लाई का 10,000। अब ये जो डेल क्रेडे एजेंट है, ये इन दोनों के बीच में आएगा। ये क्या इसको बोलेगा, एक काम कर, 2 महीने बाद तू क्यों लेगा, मैं तेरे को अभी दे देता हूं, ठीक है। और इसके पास आएगा, बोलेगा तू अब पैसा मेरे को देना, ठीक है। अब बोलेगा इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, इसे पैसे अभी मिल गए, इसे 2 महीने बाद पे करना, ठीक है। ये सारे चीज करने के लिए डेल क्रेडे एजेंट कुछ चार्ज करेगा, किससे, इससे। अब ये जो पैसे चार्ज करेगा ये तो सर्विस चार्ज हुआ, इस पे डेल क्रेडे एजेंट अपना जीएसटी का डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। जो भी लायबिलिटी होगा, जो भी सर्विस चार्ज होगा, उसका अपना डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। अब जब बी का टर्म पूरा होगा, बी इसे पैसे देने आएगा। अगर बी ने समय से पैसे दे दिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर बी ने समय से पैसे दे दिए तो ये इंटरेस्ट चार्ज भी करेगा। अब यहाँ जो पढ़ना है ना, उसी इंटरेस्ट कंपोनेंट को पढ़ना है कि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कब होगा और कब नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब होता क्या है, अगर डीसीए डेल क्रेडे एजेंट फॉल करता है पैरा 3 वाले एजेंट के अंदर, किसके अंदर, पैरा 3, मतलब जो इनवॉइस जो है डेल क्रेडे एजेंट अपने नाम का इशू करता है, समझे। तो as already clarified, whether or not the DCA will fall under the ambit of agent, DCA एजेंट के अंदर फॉल करे चाहे ना करे पैरा 3 के अंदर, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग पॉसिबल सिनेरियो। क्या, वही सिनेरियो, अगर इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड इज इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर आइदर हिमसेल्फ और थ्रू DCA, द DCA डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट। मतलब इनवॉइस जो है प्रिंसिपल अपने नाम पे इशू करेगा, मतलब उसके थ्रू करे या खुद डायरेक्टली करे इशू, अपने नाम पे इशू, तब तक कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इनवॉइस जो है वो DCA अपने नाम पे करेगा, तब इसमें आ जाएगा पैरा 3 में। और जब वो पैरा 3 में आ जाएगा ना, तब मेन इंपॉर्टेंट है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर DCA whether the temporary short-term transaction-based loan extended by the DCA to the buyer for which interest is charged by the DCA is to be included in the value of good being supplied by the supplier where DCA is not an agent under para 3 of schedule 1। क्वेश्चन पूछा क्या इंटरेस्ट कंपोनेंट जो चार्ज करेगा वो क्या इंक्लूड होगा, तो देखिए एक्टिविटी क्या हुआ यहाँ पे,
फॉलोइंग एक्टिविटी। पहला सप्लाई ऑफ गुड, जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से रिसिपिएंट को सप्लाई हुआ, ठीक है। एजेंसी सर्विस डीसीए बीच में आया, ठीक है, और बोला मैं तुम्हें लोन दूंगा रिसिपिएंट को, ठीक है। क्वालिफाई किया गया डेट इन केस वेयर डीसीए इज नॉट एन एजेंट, अगर डीसीए एजेंट नहीं है पैरा 3 का, तो जो टेम्पोररी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन दिया गया है डीसीए को बायर के द्वारा, वो जो है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है और इंडिपेंडेंट सप्लाई माना जाएगा। देयरफॉर द इंटरेस्ट बीइंग चार्ज बाय द डीसीए वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सप्लाइड बाय द सप्लायर। समझ में? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में जाके आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या कहा गया है ना, लेट फी इंटरेस्ट चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर डिलेड पेमेंट। अगर कंसिडरेशन लेट से पे होता है तो उसके लिए आप जान देखे होंगे, इंटरेस्ट चार्ज करता है सप्लायर, लेट फी चार्ज कर सकता है, पेनल्टी चार्ज कर सकता है, ये सब इंक्लूड होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। सिर्फ डिलेड पेमेंट का, डिलेड पेमेंट फॉर डिलेड पेमेंट, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ डिलेड पेमेंट वाले लेट फी है ये सब, ठीक है। और कोई कंट्रावेंशन नहीं, सिर्फ डिलेड पेमेंट का कंट्रावेंशन अगर होता है, सिर्फ डिलेड पेमेंट वाले क्लॉज को अगर वायलेट करता है रिसिपिएंट, तब ये आता है और वो कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा क्या, जो इंटरेस्ट चार्ज किया, जो पेनल्टी चार्ज किया गया रिसिपिएंट से। इस वाले केस में जहां प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल इनवॉइस इशू हुआ था, मतलब सप्लायर डायरेक्टली रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू किया था, उस केस में डेडिकेटेड एजेंट का सिर्फ इतना ही काम था कि वो रिसिपिएंट को सर्विस दे रहा था कि हम तुम्हारे बिहाफ पे पैसा पे कर देंगे। अब इसके लिए हो सकता है वो दोनों से चार्ज करे कुछ सर्विस चार्ज, या हो सकता है सिर्फ रिसिपिएंट से चार्ज करे सर्विस चार्ज, वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट कैसा है डीसीए का, ठीक है। जो सर्विस चार्ज जो वो चार्ज कर रहा है उस पर तो कुछ नहीं, उस पर तो जीएसटी एज इट इज एप्लीकेबल है, लेकिन जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, अब यहाँ पे वो वाला इंटरेस्ट आ जाएगा। एक्सटेंडिंग लोन और डिपॉजिट ऊपर पड़ा था ना, एग्जम्प्ट होता है, अगर वो वाला इंटरेस्ट आ गया तो कोई मतलब नहीं है, डीसीए बच जाएगा, वो वाला इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि डीसीए यहाँ पर सप्लाई नहीं कर रहा अपने इनवॉइस पे, डीसीए यहाँ पर एज अ एजेंट है, बट वो पैरा 3 का एजेंट नहीं है, और वो पैरा 3 का एजेंट नहीं है तो ये जो इंटरेस्ट है ना वो वहाँ कवर हो जाएगा डिफरेंट सर्विस में। अगर ये पैरा 3 का एजेंट हुआ ना, अगर ये पैरा 3 का एजेंट हो गया तो इस केस में ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट का मान लिया जाएगा, और जैसे ही इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट का मान लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन आएगा, हल्ला करेगा, बोलेगा कि मैंने कहा था ये इंटरेस्ट इंक्लूड होगा वैल्यू में। क्योंकि जब ये वाला केस होगा ना, जब पैरा 3 का एजेंट होगा, तो ये बाय द वे सप्लायर था, ये डीसीए था और ये रिसिपिएंट था, यहाँ से गुड यहाँ गया और यहाँ से गुड यहाँ गया, ये माना जाएगा, ये डीम्ड सप्लाई और ये एक्चुअल सप्लाई, तो यहाँ पे कंसिडरेशन आएगा ना, समझे। तो ये डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, यहाँ अपना जो भी अपना ओपन मार्केट वैल्यू या 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द अनरेटेड कस्टमर वाला सेक्शन आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़िएगा, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे सप्लायर अपना जीएसटी लायबिलिटी पे ऑफ करेगा। अब जो इसका और इसके साथ जो होगा, अगर ये समय से पैसा दे दिया कोई दिक्कत नहीं, अगर समय से नहीं दिया तो अब ये जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, ये इंटरेस्ट चार्ज फॉर डिलेड पेमेंट हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट चार्ज वो वाला इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन और डिपॉजिट इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ डिस्काउंट और इंटरेस्ट, वो वाला इंटरेस्ट नहीं होगा, और वो वाला इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, और एग्जम्प्ट नहीं होगा तो अब वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन हल्ला करते हुए आएगा और बोलेगा डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट हुआ है अब, क्योंकि अब पैरा 3 का एजेंट हो तुम, तो अगर डीसीए पैरा 3 का एजेंट है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला सेक्शन हल्ला करेगा कि अब मेरे हिसाब से तुम इसको इंक्लूड करो अपने वैल्यू में। अब तुम जो भी सामान बेचे हो रिसिपिएंट को, ठीक है, उसमें जो गुड्स का प्राइस है वो तो इंक्लूड होगा, साथ ही साथ ये इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, समझ गए। वही चीज़ नीचे बताया गया है, देखिए जब ये पैरा 3 का एजेंट होगा ना तो 4 चीज़ें हो जाएंगी। पहला, प्रिंसिपल डीसीए को सामान देगा, वहाँ पे क्या हो रहा था, डायरेक्ट
सप्लायर टू रिसिपिएंट, डीसीए बस बीच में सर्विस दे रहा था, सर्विस चार्ज ले रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था इस रिसिपिएंट से, काम खत्म। इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता, सर्विस चार्ज जो लिया वो टैक्सेबल होता। अब क्या हो रहा है ना, अब पहले डीसीए को जाएगा, यहाँ फर्स्ट सप्लाई, यहाँ पर जीएसटी प्रिंसिपल पे करेगा। सेकंड सप्लाई डीसीए रिसिपिएंट को दिया, ठीक है, इसके लिए सर्विस चार्ज कुछ चार्ज करेगा, उस पर जीएसटी देगा। सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस बाय डीसीए टू द सप्लायर और द रिसिपिएंट और बोथ, दोनों को दे सकता है, दोनों सर्विस चार्ज ले सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे गुड्स गया ना, गुड्स के लिए जीएसटी, गुड्स पे जीएसटी लेगा, यहाँ पे सर्विस चार्ज के लिए लेगा दोनों से, और सर्विस चार्ज जीएसटी पे करेगा। अब ये जो क्रेडिट दिया है ना, इस पर जो इंटरेस्ट आएगा, देखिए एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, अब इस पर जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, वो इंक्लूड होगा। देखिए, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इन केस मेरा डीसीए इज एन एजेंट, अब पैरा 3 का एजेंट हो गया, अपने नाम पे इनवॉइस इशू किया है। The temporary short-term transaction-based credit being provided by DCA to the buyer no longer retain its character of independent supply. Independent supply अब नहीं रहा, पहले था सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन और डिपॉजिट एडवांसेस, अब वो नहीं रहा इंडिपेंडेंट सप्लाई। अब ये subsumed हो गया supply of goods by the DCA to the recipient. It is emphasized that the activity of extension of credit by the DCA to the recipient would not be considered as a separate supply as it is in the context of supply of goods made by the DCA to recipient. यहाँ पे क्योंकि गुड सप्लाई किया है DCA रिसिपिएंट को, तो उसके लिए इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से इंक्लूड होना चाहिए, तो वही चीज कहा गया है। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट इंटरेस्ट चार्ज for such credit would be required to be included in value of supply of good by the DCA to the recipient। समझ गए? अब एक मैथमेटिकल टर्म से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 10,000 का गुड्स था जो डीसीए रिसिपिएंट को दिया। अब अगर डीसीए पैरा 3 का एजेंट होगा तो बाय द वे मान लीजिए डिलेड पेमेंट का 1,000 रुपया इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो ये 11,000 रुपया वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, समझे? अब अगर डीसीए पैरा 3 का एजेंट नहीं हुआ तो सिर्फ 10,000 रुपया वैल्यू चार्ज होगा, और जो 1,000 रुपया है ना, ये आपका एक्सटेंडिंग लोन और एडवांसेस में आ जाएगा एग्जाम सप्लाई में, और इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ इस पर लगेगा। और इस पर कौन जीएसटी देगा इस केस में? प्रिंसिपल, क्योंकि इनवॉइस तो यही इशू किया ना इस केस में। पर इस केस में क्या होगा ना, इस केस में डीसीए इनवॉइस इशू किया है। अब पूछेगा प्रिंसिपल यहाँ क्या जीएसटी नहीं देगा? तो प्रिंसिपल देगा ना, प्रिंसिपल जब एजेंट को किया वो डीम्ड सप्लाई, वहां पर जीएसटी पे करेगा, ठीक है। अब ये है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इसको तो हम लोगों ने कई बार समझा है। यहाँ पर क्या है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बिना, ठीक है। और इसके पहले क्या था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन, तो वहां पे क्या था, कोई मतलब नहीं, जहां कंसिडरेशन आ गया कुछ नहीं सोचना है, कौन कर रहा है, कौन दे रहा है, क्यों ले रहा है, नहीं ले रहा है, कोई मतलब नहीं। बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, पर्सनल है, फ्रेंड है, फैमिली है, अनरिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, कोई मतलब नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस फॉर द कंसिडरेशन टैक्सेबल, काम खत्म। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो पहला चीज ध्यान देना है कि रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए, डिस्टिंक्ट पर्सन से होना चाहिए, और जो सेकंड चीज ध्यान देना है कि वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है और आपने रिलेटेड पर्सन से सर्विस लिया है, इंपोर्ट किया है, तो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। वही चीज देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया। झुमरू एसोसिएट लीगल सर्विस लिया, देख रहे हैं, तो अपने हेड ऑफिस से जो मलेशिया में था, हेड ऑफिस रेंडर किया फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच ऑफिस। सिंस झुमरू एसोसिएट एंड द हेड ऑफिस आर रिलेटेड पर्सन, सर्विस रिसीव्ड बाय झुमरू एसोसिएट विल क्वालिफाई एज सप्लाई। देख रहे हैं, कंसिडरेशन मिसिंग था लेकिन फॉर बिजनेस पर्पस था, इसलिए डीम्ड सप्लाई, ठीक है। वही देखिए चमक का प्रोप्राइटर दिल्ली में था,
आर्किटेक्चर सर्विस फ्रॉम हिज सन। अब सन आपको बता चुका हूं। स्पाउस और चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो फर्क नहीं पड़ रहा। पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर, ये आप पे होली या मेनली डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, होली मतलब 100%, मेनली मतलब मोर देन 50%। ठीक है, लिया काची के लिए, घर के लिए। अब इसका जो बेटा था ये लंदन में था और ये जो था ये दिल्ली में था। ठीक है, तो रिलेटेड पर्सन से जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा से क्यों इंपोर्ट कर रहा है, तो मतलब ही नहीं है कि बेटा इस पर डिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, जब बेटा इस पर डिपेंडेंट है मतलब ही नहीं है, वैसे तो बेटा इसका इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर सर्विस का काम करता है। अब एक बात है कि उसका अपना बिजनेस इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, यहाँ पर अगर आपका बाय द वे पेरेंट होता या ग्रैंड पेरेंट होता या ब्रदर सिस्टर होता तो फिर आपका देखना पड़ता। क्या देखना पड़ता? कि होली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर होली और मेनली डिपेंडेंट नहीं है आप तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझिए। With respect to his newly constructed house in Delhi, although service has been received by Chamak without consideration from his son, related person, yet it will not qualify. क्यों? क्योंकि in the course of furtherance of business नहीं है, काम खत्म। लेकिन यही इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में लिया होता, ठीक है, ऑफिस के लिए लिया होता तो सप्लाई होता। ठीक है, देखिए वही चीज बताया हुआ है, विथ कंसिडरेशन कोई मतलब नहीं। ठीक है, सप्लाई होगी। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देख रहे हैं यहाँ पे और नॉट। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जरूरी है होना। अगर ये नहीं है ना तो ये सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ स्कीम्स के बारे में बताया है, सेल प्रमोशन। ठीक है, स्कीम ये सब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, सेल प्रमोशन स्कीम, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है इस केस में। जैसे पहला है सेल प्रमोशन स्कीम, नंबर ऑफ सेल प्रमोशन स्कीम ऐसे डिफाइन किया गया है। स्टॉकिस्ट डीलर, जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया, बाय वन गेट वन, बाय वन सोप गेट वन सोप, टूथपेस्ट। ठीक है, कहा गया 7(1) कहा था, गुड्स और सर्विस विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई एक्सेप्ट इन द एक्टिविटी, जो शेड्यूल 1 में, वो तो पता ही है। अगर तीनों पैरामीटर मीट नहीं हुआ सप्लाई नहीं होगा जब तक शेड्यूल 1 में ना फॉल करे। ठीक है, समझिए। इन द व्यू ऑफ द सेम फ्यू सेल प्रमोशन स्कीम हैव बीन एग्जामिन्ड एज अंडर। ठीक है, सैंपल विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्या होता है ना, कुछ कुछ सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है, बिना कंसिडरेशन का, तो वो सप्लाई नहीं होगा कि मिसिंग है सेकंड पैरामीटर। एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल विथ, लेकिन अगर शेड्यूल 1 में फॉल किया ना, शेड्यूल 1 में कब, रिलेटेड पर्सन को, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है 1 लाख का फ्री सैंपल में, क्या एसी था या बाइक था। अब बाइक मैन्युफैक्चरर फ्री सैंपल में नया 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 कोई बाइक आया है, बनाया है, उसको फ्री सैम्पलिंग के लिए दे रहा है, चला कर देखो कैसा लगेगा, अच्छा है कि नहीं समझे, या गिफ्ट के तौर पे दे रहा है। तो अगर शेड्यूल 1 में चला गया ना फ्री सैंपल या गिफ्ट तो सप्लाई होगा। हाँ, कोई मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड को दे रहा है तब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या कि वहां पर अनरिलेटेड पर्सन है। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री, ये इसके बारे में क्या कहा गया है, देखने में तो ये लगता है कि ये इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स, ठीक है, एक पर एक फ्री, मतलब एक फ्री है, लेकिन a case of 2 or more individual supply where a single price is being charged for entire supply, it can be best be treated as supply of 2 goods for 1 price। समझ गए, कहा कि 2 गुड्स का एक दाम में चार्ज किया जा रहा है। ऐसा ना समझिए कि वो एक फ्री है और एक कंसिडरेशन है एक में, और क्या।
टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई विल बी डिपेंडेंट अपॉन एज टू वेयर सप्लाई इज कंपोजिट और मिक्स्ड। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका डिपेंड करता है कंपोजिट है कि मिक्स्ड है। ठीक है, वही लिखा हुआ है देयर हैज ऑलवेज बीन एम्बिग्यूटी, मतलब हमेशा एम्बिग्यूटी रहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एनी पर्सन। अच्छा, अब ये तो यहाँ से शुरू होगा ये वाला, अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और वाइस वर्सा फॉर द पर्व्यू ऑफ सप्लाई और नॉट। क्लाउज डबल इंटू सेक्शन 7(1) ब्रिंग इन सर्टिनिटी, वही चीज कि कौन सा एक्टिविटी certain activity transactions are covered within the scope of supply under GST, ensure that the levy of GST on such activity transaction as under। ठीक है, अब ये क्या है, ऊपर पढ़ा था हमने, क्लाउज डबल है। ठीक है, क्लाउज डबल है ये, इसे हम लोग अलग से ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये नया है, अमेंडेड हुआ है, और उसके बाद हम लोग साथ ही साथ शेड्यूल 2 भी उसी के साथ कर लेंगे। ओके।